पवन तंत्र के अंतर्गत फिजिक्स का एक रूल है, उसको हम अप्लाई करेंगे। रूल ये है कि यदि वेग ज्यादा हो तो दाब कम हो जाएगा, यदि वेग कम है तो दाब ज्यादा हो जाएगा। आपने सुना होगा कि गर्मियों के दिनों में जो टीन की परतें होती हैं, टीन की जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। क्यों? उनके ऊपर से तेज हवाएं चलती हैं। तब देखिए होता क्या है, मान लीजिए छत है, किसी भी घर की छत है जो टीन से बनी हुई है, इसके ऊपर से उच्च वेग में हवा चल रही है। यहाँ का वेग, यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। होता है ना, रात में तूफान आते हैं, तूफान में टीन सेट उड़ जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पे बहुत तेज वेग हुआ, यानी हवा की गति तेज हुई, ठीक है, तो ऊपर दाब कैसे होगा? कम। वेग ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, किसकी अपेक्षा? नीचे की अपेक्षा। अंदर इस वाले रीजन पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, वेग कम है, अंदर हवा होगी भी नहीं, तो दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर वेग कम है, यहां पर वेग ज्यादा है, दाब कम है, तो यहां पर जो ऊपर टीन सेट लगी हुई है, इस टीन सेट की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा दाब वाले एरिया से कम दाब वाले एरिया में जाने की। तो क्या होता है, टीन सेट अपने आप ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कि रात के समय पे हाईवे में जब 100 की रफ्तार में कोई वाहन चल रहा होता है ना, तो उसके पीछे बहुत छोटे छोटे धूल के कारण आसपास की जो कागज के टुकड़े होते हैं वो सब पीछे जाने की प्रयास करते हैं। क्या होता है, जब वो वाहन व्हीकल चलता है तो उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, यानी वेग ज्यादा हुआ। तो जैसे वेग ज्यादा होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है ये हाई प्रेशर जोन होता है, और जहां पे वेग ज्यादा होता है वहां पे लो प्रेशर जोन होता है। तो आसपास की जितनी भी चीजें हैं, हल्की चीजें, वो सब इसकी तरफ मूव होने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, रेलवे ट्रैक में बात होती है, जब कभी राजधानी शताब्दी ट्रेन आती है तो आपको प्लेटफॉर्म से दूर हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आप को अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। क्यों? वेग ज्यादा है तो दाब कम होगा, और हर चीज उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आप क्या होगे, ऑटोमेटिक खिंच जाओगे उसकी तरफ, है ना। तो ये जो है फिजिक्स का एक रूल है, ठीक है, ये सत्य है, ये चीजें होती हैं। तो हवाएं भी जो चलती हैं, हवाओं के भी चलने का भी यही रीजन है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब ये उच्च दाब बनता कैसे है, निम्न दाब कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि हम लोग ढाल की बात करते हैं, आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी डायनामिक्स और स्टैटिक्स मैथ वगैरह में, है ना। तो यदि यहाँ पे ये क्या है, उच्च, ये ढाल है पूरा, प्रवणता बोलते हैं इसे, है ना। यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, तो यहां से यदि कोई वस्तु मूव कराई जाए तो नीचे की ओर मूव होगी, क्योंकि ढाल नीचे की तरफ है ना। यानी ये उच्च क्षेत्र है, उच्च ढाल वाला क्षेत्र है, और ये निम्न ढाल वाला क्षेत्र है। तो कोई भी चीज उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जाती है। इसी प्रकार से टेम्परेचर की यदि बात करें, टेम्परेचर भी मान लीजिए कहीं पर हाई टेम्परेचर है और कहीं पर लो टेम्परेचर है, ठीक है। मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका -0 डिग्री से नीचे ही होगा तापक्रम, और एक उबलता हुआ पानी है 100 डिग्री टेम्परेचर, तो ताप किधर फ्लो करेगा? हाई टू लो की तरफ जाएगा टेम्परेचर। एक प्रश्न आता है ये कि मान लीजिए कि गर्म पानी की बोतल को फ्रिज में यदि आप रखते हो तो वो जल्दी बर्फ में कन्वर्ट होगी, या फिर सामान्य ताप के जल को फ्रिज में रखने पर? गर्म पानी की बोतल, क्योंकि ताप प्रवणता क्या है, काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में।
ठीक है, इन सब पे बाद में बात करेंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हीट एनर्जी होती है या कोई भी चीजें होती है वो हाई टू लो की ओर ही जाती है। इसी प्रकार से जो हवाएं चलती हैं वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। निम्न दाब, अभी दाब क्या चीज है? हवाओं के संदर्भ में, हवाओं के संदर्भ में क्या होता है? वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल का अपना एक प्रेशर होता है। किसका प्रेशर? वायु का प्रेशर। अभी इसके बारे में बता रहा हूं। ये जो पृथ्वी के जोन देखेंगे ना, यहां पर हम देखेंगे कि हवाएं कहां से ऊपर उठती हैं, कहां से नीचे जाती हैं। तो जो हवाएं होती है, यदि यहां पर मान लीजिए उच्च दाब क्षेत्र है, तो यहां पर यदि हवाएं बहुत तेजी से बैठ रही हैं ऊपर से, तो यहां पर क्या हुआ? हवाओं का दबाव पड़ेगा ना, इसलिए क्या हो गया? हाई प्रेशर जोन बन गया। इस जगह से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। अब ऊपर क्यों उठ रही है? मान लीजिए ये 0 डिग्री बेल्ट है, ठीक है, विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। विषुवत वाले क्षेत्र में आपको पता है कि सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वर्ष भर लंबवत पड़ती है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर मिलती है आपको। ये आपका सन है, ठीक है। सन वाले क्षेत्र से लंबवत किरणें आपकी यहां पर पड़ती है, ठीक, यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा पाने वाला क्षेत्र यही है। 0 डिग्री से 5 डिग्री तक के रीजन को मान लीजिए आप, या 10 डिग्री के रीजन को भी मान, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊष्मा कम मिलेगी बस, ठीक है। हम मान लेते हैं 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है। इस रीजन पर सनलाइट काफी ज्यादा प्राप्त होती है। ज्यादा सनलाइट प्राप्त होगी तो यहाँ की लैंड क्या होगी? गर्म होगा, जल भी गर्म होगा। तो जब यहाँ पे लैंड गर्म होगी, आपको एक चीज शायद पता हो, हमारा जो वायुमंडल है, सन की जो ये मान लीजिए अर्थ है, आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो वायुमंडल की लेयर्स है, ऐसे लेयर्स है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना, ऐसे लेयर्स है, वायु की लेयर्स है ये। तो जब सनलाइट आती है तो सनलाइट सबसे पहले धरातल को गर्म करती है, ठीक है। सनलाइट आती कैसे? लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, ठीक, आती है लघु तरंगों के रूप में। वापस कैसे जाती है? यदि विकिरण होता है उसका, तो विकिरण होता है दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में। यानी कि सनलाइट जब आती है तो यहां पर जो ये मंडल है, जैसे कि ये बहिर्मंडल है, फिर आयन मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, ये डायरेक्ट गर्म नहीं होते, ये डायरेक्ट गर्म नहीं, पहले गर्म होगी धरातल, फिर धरातल के संपर्क में आने वाली जो लेयर है वो ज्यादा गर्म होगी, फिर उसके ऊपर वाली लेयर और कम गर्म होगी, फिर और इसीलिए तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये लेयर तो सन से ज्यादा नजदीक है, इससे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा सन की जो रेज होती हैं वो पहले अर्थ को गर्म करती हैं, धरातल को गर्म करती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, उनका विकिरण होता है, विकिरण के परिणाम स्वरूप ये लेयर्स ऊष्मा पाते हैं, ठीक। तो जो सबसे अर्थ के नजदीक की लेयर होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, है ना, उससे ऊपर वाली लेयर्स कम गर्म होगी। तो ये लेयर्स का मतलब है वायु की परतें हैं, है ना, वायुमंडल है ना, वायुमंडल ने चारों तरफ से अर्थ को कवर कर रखा है। वायुमंडल बना क्यों है अर्थ के चारों तरफ? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, वो उसको अपने पास खींच के रखता है, जाने नहीं देता, ठीक है। मून की बात करते हैं तो मून में वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे मून का वेट ही बहुत कम है, मतलब उसका टोटल मास कम है, द्रव्यमान कम है उसका, ठीक है। द्रव्यमान कम होने के कारण उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है ना। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? g/6, और अर्थ का है g, ठीक है। यानी कि ये कितना है? 9.8 है अर्थ का, 9.8/6 ये है चंद्रमा का, और अर्थ का कितना है? 9.8, है ना। तो जी गुरुत्वीय त्वरण कम है, इस कारण से वहां पर वायुमंडल रुकता ही नहीं है, वो एस्केप हो जाता है, पलायन हो जाता है ना। अर्थ के गुरुत्वीय त्वरण को, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी चाहिए, कितना है? 11.2 मीटर प्रति
प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं सर, किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से जब कोई 1 सेकंड में कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर का रास्ता तब्दील करती है, तब वो जाकर के गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो ये अभी मैं इसलिए सब चीजें बता रहा हूं क्योंकि अभी इनसे जुड़ाव है, इनसे भी जुड़े की बात है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारा जो ये वायुमंडल है, ये सूर्य से ऊष्मा ना पा करके पृथ्वी से ऊष्मा पाता है, पृथ्वी की जो दीर्घ तरंगे हैं उनसे ऊष्मा पाता है। ये बात स्पष्ट है ना? अब इस अवधारणा से आप ये भी समझ गए होंगे कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि जो चीज धरती के सबसे नजदीक होगी सबसे ज्यादा गर्म होगी, कम नजदीक होगी कम गर्म होगी। ठीक, अब बात करते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर की। इस बेल्ट की बात कर रहे थे, ये वाला बेल्ट था 0 डिग्री से 5 डिग्री तक नॉर्थ और 5 डिग्री तक साउथ था। इस बेल्ट में एनर्जी सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा पाई जाती है ना? सनलाइट पहुंचती है और ज्यादा ऊष्मा पाई जाती है। ज्यादा ऊष्मा के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहां पर धरातल सर्वाधिक गर्म होता होगा, धरातल समुद्र जो भी क्षेत्र होता होगा, धरातल समुद्र जब सर्वाधिक गर्म होगा तो इसके पास की जो एयर है वो भी गर्म होगी, है ना? इसके पास, इसके ऊपर वाली जो एयर है वो ज्यादा गर्म होगी। जब वो एयर ज्यादा गर्म होगी तो गर्म एयर, गर्म हवा हल्की हो जाएगी, हल्की यानी उसका वेट कम हो जाएगा। ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। ठीक है, जो हवा है यहाँ पे जब गर्म होगी इस लैंड से आकर के मिलके तो क्या होगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की हवा ऊपर उठने का प्रयास करेगी, ऊपर उठने का प्रयास करेगी। ठीक है, ऊपर उठने का प्रयास करेगी। ये 30 डिग्री है। जब यहां से हवा ऊपर उठ करके जाएगी तो यहां पे क्या होगा, हवा का अभाव हो जाएगा, कम हो जाएगी हवा, है ना? यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठ रही है ना, तो यहाँ पे कैसा जोन बनेगा, किस तरीके का जोन होगा, लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब बनेगा, निम्न वायु दाब। यहां पे जब हवा है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस लैंड पे हवा गर्म हो रही है और गर्म होकर के हल्की हो रही है, हल्की होने के परिणाम स्वरूप ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो कैसा यहाँ पे प्रेशर बनेगा, यहाँ पे जब कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे जो हवा थी वो चली गई, ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठती जा रही, तो यहाँ पे कैसा जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर, निम्न वायु दाब, यानी यहाँ पे एक एलपी बन गया, लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया। ये लो प्रेशर कैसे बना समझ में आया, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण से सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, और ऊष्मा प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है और ऊपर हो जाती है। लो प्रेशर, ये हवा को जाने के कारण ये कुछ बचा नहीं, इस वजह से लो प्रेशर बना। यहाँ पर हम वायु दाब की बात कर रहे हैं ना, वायु दाब, जब वायु है नहीं तो दबाव कहाँ डालेंगे, निम्न वायु दाब। दाब तो है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि दाब नहीं है। आपको एक चीज पता है, वायु का एक दबाव होता है। अभी इस वायुमंडल पे आप खड़े हो, यहाँ पर भी आपके बॉडी पे वायु दबाव कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ों में जाते हैं, तो पहाड़ों में जाने पर क्या होता है, वायुदाब कम होता जाता है। तो वहां जब वायुदाब कम होता है तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर से ब्लड, जैसे नाक से ब्लड निकलने लगेगा, है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर का ब्लड भी उतना ही प्रेशर मार रहा होता है अंदर से, उसमें भी एक प्रेशर, रक्त दाब होता है। तो जब वो रक्त दाब दबाव डालता है और इधर से वायुमंडल दबाव डालता है, तो हमारे बॉडी में संतुलन बना रहता है।
जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों में, वहां से ब्लड इसलिए निकलने लगता है क्योंकि वहां पे वायु दाब कम है। ठीक है, अभी धीरे धीरे और भी जो चीजें जुड़ी होंगी उनकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। मैं बहुत आसान से आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। पुस्तकों में पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा बहुत तकनीकी रूप से चीजें बताया गया है, मैं आम चीजों को जोड़ करके इनको बताना चाहता हूँ। तो यहां से जब वायु ऊपर उठ रही है, ये वायु ऊपर उठने के बाद कहीं ऊपर जाएगी, मान लीजिए ऊपर गई, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यहां पर यदि 30 डिग्री है तो ऊपर 25 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, है ना, इस तरीके से घटता जाएगा क्षोभ मंडल में। तो जब वायु यहां से गर्म होकर ऊपर उठी और यहां पर जाकर के ठंडी हो गई, ऊपर जाकर के क्षोभ मंडल में ठंडी होने के कारण वायु कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ठंडी वायु भारी होती है, गर्म वायु हल्की होती है। तो ये भारी वायु कहीं तो बैठेगी, तो वो सर नीचे आ जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, यहां पे ही नीचे नहीं आएगी, वो अब यहां नीचे बैठेगी 30 डिग्री के पास। इधर से वायु इधर जाएगी, 30 डिग्री के पास से बहुत गति से हवाएं बैठती हैं। यहां से उठी हुई वायु ऊपर जाके ठंडी होती है, ठंडी हवा भारी होती है, भारी हवा नीचे बैठती है, नीचे बैठने का प्रयास करती है। वो अलग प्रक्रिया है, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पे सिर्फ वायु को समझिए, ठीक है। कहां पे बैठ रही है, 30 डिग्री के पास। तो 30 डिग्री के पास बहुत तेजी से हवाएं बैठती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, यहाँ पे उच्च दाब बन जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का दबाव बहुत तेज है ना। ठीक, ये कैसी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, 30 डिग्री के पास ठंडी हवाएं बैठती हैं। ये कैसा प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर। ठीक, एक और आपका जोन है, एक जोन है ध्रुवों के पास। आपके ध्रुव है ना, ध्रुवों में सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। दिन होता भी है तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये इलाकों में बर्फ जमा ही रहती है ना, सनलाइट नहीं पहुंचती, दिन भी बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा दिन होता है। तो क्या है, इस वाले रीजन पे सूर्य की ज्यादा लाइट ऊष्मा नहीं पहुंचने के कारण, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण ये क्षेत्र ऊष्मा नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, यहाँ की हवाएं कैसी होती है, ठंडी होती है। यहाँ के धरातल की जो ऊपर की हवा होगी वो कैसी हवा होगी, ठंडी हवा होगी। ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है। तो जब ठंडी हवा है और भारी हवा भी है तो यहाँ पे कैसा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे तो हाई प्रेशर बना ही रहेगा, यहाँ पर भी। अभी वो कुछ हम वायु दाब देख रहे हैं कि वायु दाब पृथ्वी के कटिबंधों में कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, कहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, किस बेल्ट पे लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, अब एक और कटिबंध बचता है आपका 60 डिग्री वाला। यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री। अभी हवाएं कैसे बहेंगी, अब मान लीजिए, चलिए अभी इतने से ही चर्चा करते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा कैसे बहेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं बहती हैं। यहाँ पे जो हवाएं आई, ऊपर से हवाएं गर्म हुई, इस 0 डिग्री जोन से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई, ठंडी हवा भारी हो गई, भारी हवा 30 डिग्री पे नीचे उतर रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया इस पूरे बेल्ट में। तो यहाँ पर उतरने वाली हवाएं फिर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चले। ठीक है, इधर की भी हवाएं, यहां से भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नीचे से भी ऊपर की तरफ, ऊपर से भी नीचे की तरफ, है ना। इधर हाई प्रेशर है, इधर से हवाएं इधर भी आएगी। अब
आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी हमें पता ही नहीं लो प्रेशर है कि नहीं है ना। इधर भी हाई प्रेशर है, इधर से भी हवाएं इधर जाएंगी। क्या होता है, इस रीजन से हवाएं, भारी हवाएं इस रीजन पे जाती हैं 60 डिग्री के पास। 30 डिग्री से हवाएं 60 डिग्री की ओर जाती हैं। यहां पे समझिए इस वाले रीजन से, ये जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है या दक्षिणी ध्रुव है, इधर से आने वाली हवाएं 60 डिग्री के पास और 30 डिग्री से आने वाली हवाएं 60 डिग्री के पास आपस में मिलती हैं। ठीक है, दोनों हवाएं आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो आपस में जब दोनों हवाएं मिलती हैं तो मिलने के बाद दोनों आपस में टकरा के ऊपर उठती हैं। ठीक है, ये दोनों का क्या है, संक्रमण क्षेत्र है। 30 डिग्री से आने वाली हवाएं और 90 डिग्री यानी शीत कटिबंधीय जोन से आने वाली हवाएं 60 डिग्री के पास आकर मिलती हैं। जब ये आपस में मिलती हैं तो आपस में टकराती हैं और टकराने के कारण ये ऊपर उठती हैं। तो जब यहां से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो यहां पर भी लो प्रेशर जोन बन जाएगा। दोनों रीजन से इधर से चलने वाली हवाएं इधर आई, इधर से चलने वाली हवाएं इधर आई और ये दोनों आपस में टकराई और टकराने के बाद ठीक, तो यहां पर भी लो प्रेशर जोन, यहां पर भी लो प्रेशर जोन, दोनों लो प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो गए, क्रिएट हो गए। अब अर्थ में आप देखिए हवाएं कैसे चलेंगी। हाई प्रेशर, अब इसको एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री में 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ एक स्थायी लो प्रेशर जोन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है मैंने समझा दिया। यहां पे एलपी बना हुआ है, लो प्रेशर। ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के पास यहां से उठने वाली हवाएं यहां पर बैठती हैं, इसलिए यहां पे हाई प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, इस रीजन पर वर्ष भर ऊष्मा नहीं पहुंच पाती ज्यादा, तो यहां पर भी हाई प्रेशर जोन बना हुआ है पोल वाले रीजन पे। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट है। साठ डिग्री के पास मैंने बताया कि यहां से जाने वाली हवाएं और इधर से जाने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी लो प्रेशर बन जाता है 60 डिग्री पर। ठीक, 0 डिग्री से ऊपर उठने वाली हवाएं 30 डिग्री में आके बैठती हैं, तो यहां पर एक सेल बनता है। 0 डिग्री से उठने वाली हवाएं 30 डिग्री पे नीचे आके बैठती हैं और बैठने के परिणाम स्वरूप यहां से हाई प्रेशर के कारण फिर से लो प्रेशर की ओर मूव करते हैं, तो एक सेल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। इसे बोलते हैं हेडली सेल, इसे बोलते हैं हेडली सेल, हेडली सेल, हेडली कोष, हिंदी में बोलेंगे हेडली कोष। ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहां से उड़ने वाली हवाएं 30 डिग्री पर ऊपर बैठती हैं और यहां पर ये भी है बना हेडली कोष। तीस डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। ठीक है, दोनों तरफ कैसा कोष बनता है, हेडली कोष। ठीक है, 0 डिग्री से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, 30 डिग्री पे बैठती हैं, 30 डिग्री में हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है, इसलिए हवाएं फिर से मूव कर जाती हैं। इस कारण से एक चक्र बन जाता है, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हेडली कोष। ठीक है, इसी तरीके से इधर से हवाएं यहाँ 30 डिग्री से हाई प्रेशर से हवाएं 60 डिग्री की तरफ चलती हैं और इधर से हवाएं 60 डिग्री की तरफ चलती हैं, इस रीजन से, ऊपर वाले रीजन से 90 डिग्री वाले जोन से।
और यहाँ पे आकर टकरा करके ऊपर उठती हैं और ये हवाएं फिर से यहाँ पर आ जाती हैं, इसलिए ये भी एक कोष बन जाता है। यहाँ से ऊपर उठकर हवाएं फिर भी यहाँ पे एक कोष बनता है, इसे बोलते हैं फेरल कोष। फेरल कोष। दूसरा जो कोष बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, इसे बोलते हैं फेरल कोष। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो सेल बनते हैं उसे बोलते हैं ध्रुवीय कोष। ध्रुवीय कोष या पोलर सेल। ठीक है, ये 3 कोष बनते हैं, इन्हीं के कारण ही ये हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। समझ में आ रही है? अब हवाएं कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर है ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिधर मैं एरो बना रहा हूं उस तरफ हवा बहती है। ठीक है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवा ऐसे चलेगी। इधर हाई प्रेशर है और नीचे लो प्रेशर है, तो हवाएं ऐसे चलेंगी। यहां पर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवाएं ऐसे चलेंगी। तो पृथ्वी पर 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में हवाओं की दिशा ऐसी होती है। लेकिन अर्थ आपकी घूम रही है, मूव कर रही है ना? 2 तरीके की गतियां कर रही है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। अर्थ 2 तरीके की गतियां कर रही है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थ की गतियां और अर्थ में चलने वाली हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उसके ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। एक पर्सन थे जिनका नाम था फेरल, उन्होंने एक नियम दिया था, कोरियालिस बल। ठीक है, कोरियालिस बल का नियम दिया था फेरल महोदय ने, कोरियालिस लॉ। उनका कहना है कि अर्थ अपने अक्षों पर घूम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थ में एक बल लगता है जिसका नाम है कोरियालिस बल। ठीक है, इस बल के कारण अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जो हवाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चल रही है ना, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी स्थिति से दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, गोलार्ध में दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, बाईं ओर। यानी यदि हवा पृथ्वी घूम नहीं रही होती, परिक्रमण गति या फिर घूर्णन गति नहीं कर रही होती, तो शायद यदि कोई हवा यहां से चलती इस पॉइंट से तो सीधा ही पहुंच जाती। ठीक है, इस पॉइंट पे। लेकिन चूंकि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसके कारण ये हवा यहां पर ना पहुंच के उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। जैसे अब इसका बायां ओर कौन सा होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर आ रहा है तो इसका राइट साइड कौन सा होगा? ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, है ना? कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है तो उसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, है ना? ये चीज तो पता है ना। यदि मैं ऐसा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। यदि ऐसे आ रहा हूं तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, कुछ ऐसा ही है। ये राइट है, लेफ्ट है। तो ये जो हवा है ये ऐसे
सीधा ना आकर के कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ये हवा ऐसे ना आकर के यहां से चलना प्रारंभ जरूर करेगी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो कोरियोलिस बल उसे क्या करेगा, यहां पर भेजेगा। ठीक है, कोरियोलिस जहां पे बहने वाली हवाएं कुछ ऐसे चलेंगी, इस तरीके से सीधा ना चल करके दाईं ओर मुड़ जाएंगे। ठीक, दाईं ओर यहां से ऐसे सीधा आना चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस बल लग रहा है तो हवाएं कैसे चल रही हैं, दाईं ओर मुड़ जा रही है। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध की बात। 0 डिग्री से ऊपर की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री से नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ फेरन ने क्या कहा है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो बाईं ओर यदि हवा ऐसे जा रही है, इस साइड जा रही है, तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा, इधर वाला है ना। तो हवा कुछ ऐसे जाएगी ना, सीधा ना जा करके हवा कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है कि हवाओं का ये दिशा में परिवर्तन कैसे हो गया, कोरियोलिस बल लग गया। ठीक है, और थोड़ा सा इस पे कार्य करते हैं। यहां पर अब इधर से हवा हाई प्रेशर इधर से इधर लो प्रेशर था, तो ये कौन सा गोलार्ध है, 0 डिग्री से नीचे है ना, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवा सीधे ना आकर किधर घूमेगी, बाईं ओर। इसका बाईं ओर क्या होगा, क्योंकि ये अब इधर आ रही है, इस साइड ये इधर आ रही है, तो इसका बाईं ओर ये होगा। तो ये कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, टेढ़ी हो जाएगी। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जा रही है। उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ घूमती है हवा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में इसका दायां क्या होगा, ये ऐसे जा रही है ना, दायां साइड ये है, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। ये नीचे आ रही है तो दाईं ओर मूव कर जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका दायां तरफ कौन सा पड़ेगा, यही तो पड़ेगा। ठीक है, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, बाईं ओर मुड़ जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। ये है पवन तंत्र पूरा। पृथ्वी में 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री और 60 से 90 डिग्री के बीच हवाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि ये प्रेशर जोन बन रहे हैं। हमेशा कोई भी हवा, कोई भी विंड उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी। ठीक है, पहली शर्त, यदि किसी क्षेत्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो हवा निम्न वायुदाब की ओर चली जाएगी। ठीक है, ये हवाएं 0 डिग्री से 30 डिग्री और 30 डिग्री से ये हवाएं, इन हवाओं को व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड। प्राचीन काल में इन हवाओं के सहारे ही व्यापार होता था। क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। इनका एक विशेष नाम दे दिया गया, व्यापारिक पवनें। ट्रेड विंड। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की चलने वाली पवनों का नाम है पछुआ पवनें। पछुआ पवन, पछुआ पवन। 30 डिग्री से 60 डिग्री, यहां पर भी इनका भी नाम पछुआ पवनें ही है, पवन। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो चलने वाली हवाएं हैं, इनका नाम है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवन। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
90 से 60 के बीच में ध्रुवीय पवनें बहती हैं, इनका नाम दे दिया गया विशेष नाम। 60 से 30 के बीच में पछुआ पवन बहती है और 30 से 0 के बीच में व्यापारिक पवन बहती है। ठीक है, व्यापारिक पवनें इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में इन्हीं पवनों के सहारे आपने देखे होंगे बड़े बड़े जहाज होते थे जिनमें कपड़े की पाल लगी होती थी, है ना। तो जब पवनों की दिशा में ही जहाज कि वो पाल जो होते थे, ये पवनें बहुत गति से चलती हैं इस क्षेत्र में। समुद्र वाले क्षेत्र में कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे, वहां महसूस करेंगे कि बहुत तेज से हवाओं का झोंका आ रहा है ना। लैंड के ऊपर तो कम आभास होता है, लेकिन समुद्री क्षेत्र के ऊपर काफी आभास होता है व्यापारिक पवनों का। ठीक है, व्यापारिक पवन हो गई, पछुआ पवन हो गई, ये जितनी भी विंड है इनका भी आगे आप देखोगे। अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं, तो महासागर में जो जलधाराएं बहती हैं उसमें भी पवनों का सबसे बड़ा रोल होता है। महासागरीय जलधाराएं और पवन दोनों का संबंध है। ठीक है, हम लोग इसीलिए पहले मैं विंड सिस्टम समझा रहा हूं ताकि आगे आने वाले चैप्टर आप समझ पाए। ठीक है, पछुआ पवन क्यों कहा गया? नाम दे दिया गया इनका, विशेष नाम दे दिया गया। ठीक है, यहां पर 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच बहने वाली व्यापारिक पवनें। अब भारत की अवस्थिति क्या है? भारत की कितने डिग्री के बीच अवस्थित है? ग्लोब पे मैंने बताया था पहले सेशन में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अवस्थित है। तो भारत इसके और इसके बीच में आएगा यहाँ पर। तो भारत के ऊपर कैसी पवनें चल रही है? व्यापारिक पवनें, है ना। पछुआ पवनें भी थोड़ा सा हिस्सा उनका भी है, थोड़ा सा, बहुत कम, है ना। तो आमतौर पर पृथ्वी पर भारत के ऊपर कैसी पवनें होंगी? व्यापारिक। ठीक है, ट्रेड विंड, ये पवनें चल रही है। अभी इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, जैसे कि ये प्रश्न यूपीएससी हमेशा पूछता है कि जो महाद्वीप होते हैं या फिर जितने भी रेगिस्तान है ना, सभी रेगिस्तानों के लिए आप अवस्थिति देखेंगे तो अधिकांशतः जितने भी रेगिस्तान हैं वो किसी भी लैंड बॉडी के पश्चिमी किनारे पर और 30 डिग्री के पास ही अवस्थित है। क्यों अवस्थित है? इसका रीजन बता। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं वो 30 डिग्री पेटी के पास और पश्चिमी सिरे में ही क्यों अवस्थित है? यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हल कर सकते। मैं बताऊंगा आगे, सब चीजों के बारे में बताऊंगा। जितने पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये बात समझ में आई कि किस प्रकार से पवनों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, पवन का प्रवाह उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है उच्च से निम्न की ओर जाने का प्रयास करती है। आप ही हो, मान लीजिए कोई चीज पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, कोई बुक है बहुत पढ़ने में मजा आ रहा है, आप क्या करोगे? आपके ऊपर प्रेशर नहीं है ज्यादा, है ना। वो बुक मान ली मैथमेटिक्स है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो क्या होगा? मेंटल प्रेशर होगा। आप क्या करोगे? उसे छोड़ दोगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, यानी कि कम प्रेशर लग रहा है, निम्न दाब लग रहा है, आप उसे ज्यादा पढ़ोगे। व्यक्ति ज्यादा प्रेशर में काम नहीं कर पाता। यदि आपके ऊपर प्राइवेट जॉब्स होती है ना, उनमें बहुत प्रेशर होता है। गवर्नमेंट जॉब में कहाँ प्रेशर होता है? होता उसमें भी है। ऊपर से जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जवाबदेही होती है, लेकिन खुद यदि आप ऑफिसर हो, आपके ऊपर भी कोई बैठा होगा, है ना, लेकिन कम जवाबदेहिता होती है। प्राइवेट जॉब में बहुत जवाबदेहिता, वहां पे पूरा प्रोफेशनलिज्म, है ना, व्यावसायिक तरीके से कार्य होता है। तो उसी तरीके से हर चीज, ब्रह्मांड की जितनी भी चीज है उच्च से निम्न की ओर ही प्रभावित होती है। ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, यहाँ पे वायु की बात आई है, तो वायु का जो वायु दाब है, उच्च वायु दाब, वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर उसका जाएगा। यानी कि जो सिंक होगा और सोर्स होगा हाई प्रेशर और सिंक होगा लो प्रेशर। हाई प्रेशर जोन से हवाएं लो प्रेशर जोन की ओर जाएंगी। ये सोर्स है और ये सिंक है। ठीक, ये बात समझ में आई कि हवाएं कैसे बहती हैं, किस तरीके से 3 कोष बने, हेडली कोष, फेरल कोष, ध्रुवीय कोष। यहाँ पे भी हेडली कोष 0 से 30 डिग्री साउथ में भी हेडली कोष होगा, 30 से 60 डिग्री के बीच फेरल कोष होगा और 60 से 90 के बीच ध्रुवीय कोष होगा। 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री नॉर्थ में भी हेडली कोष, फेरल कोष और ध्रुवीय कोष होगा।
यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊष्मा 0 डिग्री के पास मिलती है, जिसके कारण से यहाँ पे पौने गर्म होती हैं। गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं, 30 डिग्री पे जाके बैठ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये पूरा चक्र चलता रहता है और पछुआ पौने, व्यापारिक पौने और ध्रुवी पौने ये पृथ्वी पर चलती रहती है वायुमंडल पर। ठीक है, ये निश्चित है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह अवधारणा स्पष्ट होना जरूरी है। अब हम अन्य पौनों की बात करेंगे, जैसे कुछ लोकल विंड्स होती हैं, स्थानीय पौने होती हैं, है ना, उन सब के बारे में भी अभी चर्चा हम लोग करते हैं।